हेलो फ्रेंड्स। तो आपके दो पेपर हो चुके हैं, सेकंड और थर्ड, और फोर्थ पेपर आपके लिए हम लेकर आए हैं, मतलब मॉडल पेपर है। ठीक है, तो टॉप 100+ क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जो लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और फोर्थ पेपर जब हो जाएगा, इसका भी जो है हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि आपको पिछले पेपर्स के सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कराए हैं। ठीक, तो चलिए प्रथम क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और वीडियो को देखते हैं, अगर पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम बढ़ेंगे पहले प्रश्न पर। पथ प्रदर्शन करना किस शब्द का अर्थ है? तो पथ प्रदर्शन करना क्या होता है? निर्देशन का अर्थ होता है। ठीक है, फिर परिभाषाएं जैसे कि आपकी पूछी जा रही हैं, लगभग 8 से 10 परिभाषाएं, कथन या परिभाषाएं कह सकते हैं। ठीक, तो इनमें देखिए सब तो आप नहीं कर पाएंगे परिभाषाएं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है परिभाषाओं को याद करना। चलिए फिलहाल हम कोई बात नहीं करेंगे, यहाँ पर अपने क्वेश्चन पेपर जो मॉडल पेपर है इस पर फोकस करेंगे। और एक चीज़ बतानी थी कि देखिए ये एक मॉडल पेपर है संभावित। ठीक, तो अगर इस पेपर से आपके 10 क्वेश्चन भी मिल जा रहे हैं तो बहुत है, समझ लीजिए। ठीक है, अगर सोचिए क्या 100 क्वेश्चन में से आधे इसी से मिल जाएंगे? अगर ऐसा होता तो सभी के बहुत अच्छे नंबर आ जाते। भाई जो लोग बुक्स पढ़ते हैं, एक एक चीज़ को पढ़ते हैं, वो टॉप करते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर देखिए, अगर पूरे वर्ष आपने नहीं पढ़ा है और यहाँ पर केवल आधे घंटे या 1 घंटे की वीडियो पर डिपेंड है, तो ये मतलब पास तो हो जाएंगे आप, ठीक, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर करने में सफल इतना नहीं हो सकेंगे। ठीक है, जो रियलिटी है मैं बता रहा हूँ। और इससे एक आपको मतलब एक तरीका, पैटर्न मिलता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और देखिए फोर्थ पेपर का जो पिछला सॉल्यूशन था हमने करवाया था, लगभग आधे चैप्टर ही करवा पाए थे। ठीक, तो फिलहाल टाइम कम था, हमने शुरुआत में भी कह दिया था कि जो है जितना हो सकता है मैं कराऊंगा। फिलहाल फोर्थ पेपर ही कुछ टॉपिक रह गए थे, बाकी सारा लगभग हो गया था। तो यहाँ पर हम टॉप 100 की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इसको तेज़ी के साथ। क्वेश्चन है, निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है जो व्यक्ति को दिशा चुनने और जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। ये जॉन्स के अनुसार परिभाषा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। ये प्रॉक्टर के अनुसार कहा गया है। फिर नेक्स्ट 4 नंबर, निर्देशन की विशेषताएं। तो अब इनमें क्या है भाई, एक ट्रिक भी यहाँ पर जान लीजिए। जो क्वेश्चन विशेषताओं से, प्रकार से, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आए, अगर आपको ऑप्शन ना पता हो और उपयुक्त सभी हो, भाई अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है और ऑप्शन में उपयुक्त सभी दिया है तो आप इस पर ज़रूर टिक कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं क्वेश्चन पता है तब उसका आंसर क्या होगा, या ए और बी अगर दोनों ऑप्शन करके आते हैं तो उसको टिक कर दीजिए। ठीक, इससे आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे क्वेश्चन मतलब सही होने के। अगर नहीं पता होता है तब हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो निर्देशन की विशेषताएं कैसी हैं, कैसी होनी चाहिए? वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायक होता है निर्देशन। ठीक है, मतलब जो गाइडेंस होता है वो समायोजन में सहायक होता है, संतुलित विकास में सहायक है ना, और विकास, आत्म विकास को अग्रसर बनाता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो कोई भी लाइन यहाँ पर दी जा सकती है कि निर्देशन है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आत्म विकास का अग्रसर, तो उपयुक्त सभी लास्ट में दिया जा सकता है। फिलहाल और भी इसकी विशेषताएं हैं, एक बार आप डिस्क्रिप्टिव से हेडिंग इनकी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए, ये चीज़ कोई उतना रटने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक, थोड़ा कंसेप्ट समझिए, निर्देशन है क्या, फिर ऑटोमेटिक उसकी परिभाषाएं जब पढ़ेंगे ना तो विशेषताएं उसी में समाहित होती हैं कि निर्देशन क्या कहना चाह रहा है, क्या होता है निर्देशन, है ना। तो उसकी विशेषताएं आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग खुद पता चल जाएंगी। नेक्स्ट है, निर्देशन का विषय क्षेत्र। तो एक व्यक्तिगत निर्देशन होता है, व्यक्तिगत मतलब किसी एक खास व्यक्ति को अगर दिया जाए। सामाजिक निर्देशन, ये इसके क्षेत्र हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट कौन है? व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक, व्यवसायिक, चारों शुरुआत के बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं।
और स्वास्थ्य निर्देशन भी होता है, घरेलू जीवन का भी निर्देशन किया जाता है, लिंग संबंधी निर्देशन, आध्यात्मिक निर्देशन, है ना, और कई सारे होते हैं। मेन जो 4 ऊपर हैं वो सबसे मेन है आपके एग्ज़ाम के लिए। निर्देशन के उद्देश्य, तो निर्देशन के क्या उद्देश्य हैं? समस्याओं के समाधान में सहायक होता है निर्देशन, बिल्कुल सही है, मतलब सारे उद्देश्य हैं। क्यों निर्देशन होता है ना, समस्या के समाधान में सहायक है, व्यवसाय का चुनाव करने में सहायक होता है, और बालक या व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भी सहायक होता है निर्देशन। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसकी हेडिंग आपको जरूर देखनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर क्रो ने निर्देशन के सिद्धांत कितने बताए हैं? तो उन्होंने टोटल 14 सिद्धांतों को बताया है। शिक्षा के क्षेत्र में अपनाया गया निर्देशन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? शैक्षिक निर्देशन। व्यवसाय से संबंधित बात करें तो व्यावसायिक निर्देशन, है ना, तो ये चीज़ होती है। तो कुछ वर्ड से आपको ही आंसर मिल जाएंगे। फिर 9 नंबर है, व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य समुचित कार्यक्रम के चुनाव तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देता है। ये रूथ स्ट्रैंग का कथन है। नेक्स्ट है निर्देशन के प्रकार। तो निर्देशन के प्रकार, ठीक है, देखिए यहाँ पर शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। ये आपके सिलेबस में मतलब जो है अगर पूछा जाए तो मुख्यतः ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक, ये 3 आपके सिलेबस में दिए गए हैं। शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, इनकी क्या क्या आवश्यकता होती है ना, और इनका क्षेत्र। देखिए ये क्वेश्चन जो है केवल मात्र हेडिंग पढ़ने से आपको सॉल्यूशन नहीं होगा, इनको आपको विस्तार समझना ही पड़ेगा कि शैक्षिक निर्देशन क्यों आवश्यक है। भाई शिक्षा के क्षेत्र में जो निर्देशन बालकों को दिया जाता है क्यों आवश्यक है, ये तो मतलब कई सारी विशेषताएं हैं। थोड़ा सा इनमें देखिए पढ़ना है, रटना नहीं, इन चीज़ों को आपस में रिलेट करके पढ़िए, है ना। व्यवसाय निर्देशन में क्या व्यवसाय से रिलेटेड होगा। अब जैसे शैक्षिक है तो बालक से संबंधित होगा, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना, जो उसको गाइड किया जाता है व्यवसाय चुनने में, उसके व्यक्तित्व का विकास करने में, एटसेट्रा वगैरह, है ना। और व्यक्तिगत निर्देशन खासतौर से व्यक्ति को दिया जाने वाला, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उद्देश्य हैं, ये सब चीज़ें एक बार जरूर पढ़ लीजिए। देखिए वीडियो क्या हो, वीडियो भी आधे घंटे 40 मिनट 1 घंटे की रहेगी, उसमें 1 घंटे के बाद आप अपना दूसरा पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ उनको पढ़ लीजिए। फिर 11 नंबर है व्यावसायिक निर्देशन। व्यक्ति को अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ निश्चित कार्यों को स्वयं करने में सहायता देने की प्रक्रिया है। तो देखिए जब आप परिभाषाएं पढ़ते हैं उसमें विशेषताएं ऑटोमेटिक आपको पता चल जाती हैं। जैसे सहायता देने में, तो कोई भी सहायता की बात करें तो निर्देशन में हमेशा याद रखिए सहायता ही होती है ना कोई रूप में, है ना। कोई कार्य के इसलिए सहायता दी जाती है, व्यवसाय हो, है ना, चाहे शिक्षा हो। तो यहाँ पर फिलहाल परिभाषा की बात करें तो यह है मायर्स की। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन का संबंध उन समस्याओं और विधियों से है जो किसी व्यवसाय को चुनने और उसमें समाहित होने में निहित होती है। तो ये किसका है? रॉबर्ट्स का है। नेक्स्ट ILO, देखिए फुल फॉर्म आपकी जैसे कि पूछी गई हैं पिछले पेपर्स में, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि लेबर से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि व्यावसायिक निर्देशन आपका आ जाता है तो इसलिए हमने लिख दिया इसको। व्यावसायिक निर्देशन के क्या कारण हैं, जैसे हमने अभी बताया, इसके कारण क्यों जरूरी होता है, व्यवसाय क्यों आवश्यक होता है। भाई व्यक्तियों को व्यवसाय में अगर निर्देशन दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है? भाई उनको सही तरीके से व्यवसाय चुनने के लिए। तो और भी कई चीज़ें कारण हैं, इनकी आवश्यकता क्या है, एक बार हेडिंग वाइज इनको ज़रूर देखना है, तो उसमें बहुत टाइम आपका नहीं लगने वाला है। और ये अगर एक बार पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ये कोई बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ें नहीं हैं। रटने वाली क्या है, परिभाषाएं वगैरह हैं, ईयर्स हैं, ये सब चीज़ें रटी जाती हैं। व्यवसाय संबंधी जानकारी देता है, कौन देता है? व्यावसायिक निर्देशन देता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, किस निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति की अपनी समस्या को समझने, उसके कारणों का पता लगाने तथा उन समस्याओं का समाधान करके समाज में समायोजन स्थापित करने में सहायता दी जाती है?
तो ये कौन सा निर्देशन होता है? व्यक्तिगत निर्देशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत निर्देशन क्यों आवश्यक है। देखिए इसके हेडिंग वाइज हमने लिख दिया, समायोजन करने में आवश्यक होता है, शक्तियों को पहचानने में, है ना, जिस व्यक्ति का निर्देशन किया जाता है उसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्या उसके अंदर शक्तियां हैं, उनको पहचानने में, मानसिक शांति बनाने में, है ना, और आत्मविश्वास विकसित करने में व्यक्तिगत निर्देशन आवश्यक है, योग्यता का विकास करने में, इन सब चीज़ों में ना। फिर है निर्देशन क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये लाइन हमने लिख दी है। ठीक है, फिर है शैक्षिक निर्देशन। अब इसमें एक बात समझ लीजिए, क्या अब जैसे यहाँ पर ये कहने को तो कह सकते हैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बढ़ा दिया, आपका नंबर पूरा हो गया, ऐसा नहीं होता। देखिए हर क्वेश्चन पर जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से समझते रहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पर एक आध टॉपिक छूट गए हैं, ठीक, तो मैं ये कहूँगा कि आप उनको एक बार देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में देख लीजिएगा, हेडिंग वाइज, ज़्यादा कुछ नहीं, हेडिंग या फिर जो परिभाषा है इनको एक नज़र डाल दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थियों को दी जाने वाली सहायता है। क्या है? शैक्षिक निर्देशन की बात हो रही है तो वो तो विद्यार्थियों के लिए ही होगा। ये विद्यार्थियों को दी जाने वाली सहायता है जो उन्हें पाठ्यक्रम से संबंधित चयन तथा समायोजन करवाती है। आर्थर जे जोन्स के अकॉर्डिंग परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है निर्देशन तथा परामर्श एक सिक्के के क्या हैं? दो पहलू हैं। फिर है परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के, अब ये परामर्श की विशेषताओं में आ जाता है कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। परामर्श शब्द और निर्देशन एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है? ये दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है परामर्श में या परामर्श कितने व्यक्तियों से संबंधित होता है? तो संपर्क की बात करें तो दो, ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से जो परामर्श होता है वो एक व्यक्ति से संबंधित होता है। परामर्श चाहने वाले को परामर्श प्रार्थी बोलते हैं और जो परामर्श देता है उसे परामर्श दाता बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। तो यह कथन किसका है? ये है मायर्स का, इम्पोर्टेंट है। फिर है साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। तो साक्षात्कार आप समझते ही होंगे, इंटरव्यू, उसमें दो व्यक्ति आमने सामने, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति आमने सामने बैठकर मतलब वो डिस्कशन होता है ना, या उसके बारे में जानने की कोशिश करी जाती है, ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जोन्स के अनुसार ये कहा गया है। 25 नंबर है विशेषताएं, किस चीज़ की? परामर्श की विशेषताएं, हमने इसीलिए लिख दिया है। तो परामर्श की क्या क्या विशेषताएं हैं? लाइक दो व्यक्तियों का संपर्क होता है इसमें, है ना, और समस्या का समाधान किया जाता है, और किसी खास एक व्यक्ति को ही परामर्श दिया जाता है, ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। देखिए निर्देशन क्या होता है? निर्देशन मतलब एक कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से संबंधित होता है, कई व्यक्तियों से रिलेटेड होता है। लेकिन परामर्श क्या है? खास व्यक्ति को दिया जाता है, एक व्यक्ति को। निर्देशन वादियों का हृदय क्या होता है? जो निर्देशन देते हैं उनका हृदय क्या होता है? परामर्श होता है। परामर्श प्रक्रिया के सोपान यहाँ पर हैं, पढ़ लीजिए। अब ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, लेकिन हमने यहाँ पर ऐसे पढ़ के समझ लीजिएगा तो कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो इसके सोपान मतलब चरण होते हैं। तो सबसे पहले प्रार्थी का परामर्श के पास जाना, मतलब चरण, परामर्श अगर प्राप्त कर रहा है कोई तो किन किन चरणों से होकर वो प्रक्रिया गुजरेगी। सबसे पहले प्रार्थी का परामर्श के पास हो जाएगा, फिर पूर्व परामर्श सत्र की स्थापना की जाएगी कि कब परामर्श देना है ना, संबंध स्थापना और समस्या का परिचय कराया जाएगा, फिर समस्या की छानबीन करेगा परामर्शदाता, फिर समस्या का समाधान करके उसकी प्रस्तुति करेगा, फिर परिणाम और मूल्यांकन होगा उसका, फिर समापन होगा, फिर अनुवर्ती सेवा प्रबंध, और फिर अपेक्षित परिवर्तन होगा, जैसा कि वो परामर्श में सोचा जाता है कि ऐसा परिवर्तन होगा। फिर है 28 नंबर है समस्त निर्देशन कार्य एक शरीर है। तो परामर्श यह है, परामर्श उसका हृदय। तो इतना याद रखिए, निर्देशन का क्षेत्र बड़ा है और परामर्श उसका एक पार्ट ही माना जाता है।
फिर परामर्श निर्देशन का अंग है, ये देखिए हमने लिख दिया है। और नेक्स्ट है परामर्श का संबंध एक व्यक्ति से है, जबकि निर्देशन का संबंध कई व्यक्तियों की समस्याओं से होता है। नेक्स्ट है 31st, परामर्श का क्षेत्र संकुचित जबकि निर्देशन का व्यापक होता है। अच्छे परामर्श दाता के गुण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गहन विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, और उसे उचित प्रशिक्षण मिला होना चाहिए, छात्रों में उसकी रुचि होनी चाहिए और साधनों का ज्ञान होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, उससे दूरदर्शिता होनी चाहिए, मानव व्यवहार का उसे ज्ञान होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा कॉमन सेंस का लगा के भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये परामर्श, जो अच्छा परामर्श दाता होता है उसके गुण क्या होते हैं ना। गतिशीलता का अर्थ है, तो जो गतिशीलता का अर्थ है गति करने की क्षमता या सामर्थ्य। परामर्श की प्रविधियाँ, तो देखिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। परामर्श की प्रविधियाँ मतलब यह प्रकार पूछे जा सकते हैं। तो परामर्श मुख्यतः जो है 3 प्रकार का है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एक नहीं 2 3 4 क्वेश्चन बनेंगे इस तरीके से। निर्देशीय परामर्श, देखिए कई चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके जल्दी से उनको स्किप कर करके देख लें जो मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है। और फिलहाल ये हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। समन्वित परामर्श, निर्देशीय समन्वित, तो बहुत ही इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजीली समझ में आता है ये। देखिए निर्देशीय परामर्श में क्या होता है, अब यहाँ पर हम कई क्वेश्चन बना सकते थे। एक क्वेश्चन बना सकते थे कि परामर्श 3 प्रकार का होता है, निर्देशीय परामर्श क्या है, अनिर्देशीय क्या है, समन्वित क्या है, और फिलहाल इससे कई सारे प्रैक्टिकली क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर से। तो निर्देशीय परामर्श, परामर्श दाता को इसमें महत्व दिया जाता है, जो परामर्श देता है उस पर फोकस रहता है, वो मुख्य स्थान रखता है ऐसे परामर्श में, ठीक है। और उसका अपोजिट अनिर्देशीय, आ लगा है मतलब भाई आ से लगने से कोई चीज़ उल्टा ही होती है। तो निर्देशीय में परामर्शदाता को महत्व दिया जाता है और अनिर्देशीय में परामर्श प्रार्थी को महत्व दिया जाता है। समन्वित में बीच का मार्ग है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि परामर्शदाता को महत्व देना, इसमें होता है निर्देशन जब दिया जाता है तो ज़्यादातर जो एक्टिव होता है वो परामर्शदाता ही, और जो मतलब निर्देशी में जो परामर्शग्राही जिसे परामर्श दिया जाता है वो उतना सक्रिय नहीं होता है, ठीक है। कौन सक्रिय ज़्यादा होता है, परामर्शदाता, और परामर्शग्राही जो है गौण भूमिका इसमें निभाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि निर्देशीय परामर्श में गौण भूमिका किसकी होती है, तो परामर्शग्राही की होती है। अनिर्देशित जस्ट उसका अपोजिट होता है। समन्वित में दोनों का बराबर बराबर की वैल्यू होती है दोनों की। नेक्स्ट है 35 निर्देशीय परामर्श की विचारधारा। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। निर्देशीय परामर्श जो है, अब तीनों परामर्श की बात करेंगे, इसके प्रवर्तक कौन है, विलियमसन इसके प्रवर्तक है निर्देशीय परामर्श। और परामर्श दाता केंद्रित परामर्श कहलाता है, मतलब जिसमें परामर्शदाता क्या हो, केंद्रित हो, परामर्शदाता केंद्र हो, वो निर्देशीय परामर्श कहलाता है। अब इसमें अंतर्गत की हमने लिखा है निर्देशीय परामर्श के लाभ क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, है ना, ये इसके दोष क्या होते हैं। तो अब इसमें फोकस किस पे होता है, भाई जो परामर्शदाता होता है, तो इसके लाभ ये हैं कि ये एक तो मंद बुद्धि के बालकों के लिए ये लाभदायक काफ़ी होता है ना। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। ऑप्शन अगर सामने आता है तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो इसके लाभ क्या हैं और इसके दोष क्या हैं, है ना। इसमें जो परामर्शग्राही होता है वो निष्क्रिय होता है, ये भी इसका दोष है। तो ऐसे टाइप के कई सारे, इनको जल्दी से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम सारे एक्सप्लेन करेंगे तो, और पहले भी हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका बुक से भी एक नज़र देख लीजिए। नेक्स्ट है अनिर्देशीय परामर्श विचारधारा के प्रवर्तक। तो इसके प्रवर्तक कौन है, कार्ल रोजर्स हैं। इन तीनों के जो प्रवर्तक हैं, एक क्वेश्चन इन्हीं से बन जाएगा कि प्रवर्तक कौन है, निर्देशीय परामर्श, अनिर्देशीय परामर्श। और इसके अंदर से भी क्वेश्चन बनेंगे कि कोई भी व्यवहारिक क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, है ना, उससे पूछ लिया जाएगा। ऑप्शन में तीनों देगा, निर्देशीय, अनिर्देशीय
और समन्वित, तो उसमें आपका एक करेक्ट चुनना होगा। फिर है किस परामर्श में परामर्शदाता को गौड़ स्थान दिया जाता है। परामर्शदाता जो होता है वो गौड़ होता है, उसमें किसमें होता है, अनिर्देशीय। इसके भी लाभ है ना, या दोष या कमियां, ये सब चीज़ें आपको एक नज़र पढ़ लेनी है ज़रूर, क्योंकि इसके अंदर से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसा भी घुमा फिरा के बना सकते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि अनिर्देशीय में मुख्य भूमिका परामर्शग्राही की होती है, वो सक्रिय होता है, और ऐसा परामर्श उनके लिए उपयोगी होता है जो काफ़ी एक्टिव बालक होते हैं, काफ़ी अच्छी बुद्धि लब्धि के होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सारा काम अपने हाथ कर लेते हैं। और परामर्श जो होता है दाता, इसमें उसकी भूमिका गौड़ होती है। फिर नेक्स्ट है समन्वित परामर्श के प्रचारक। समन्वित परामर्श, इसके प्रचारक कौन है, थॉर्न है। तो तीनों के आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार किस प्रकार के परामर्श को अपनाना चाहिए। तो किस प्रकार समन्वित परामर्श को अपनाना चाहिए। निर्देशन के साधन क्या हैं, चिकित्सा सेवा है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक समूह, राजकीय अभिकरण, ये सब क्या है, इसके साधन हैं। नेक्स्ट है निर्देशन परामर्श के चरण। तो निर्देशन परामर्श जब दिया जाता है, निर्देशीय परामर्श की बात हो रही है, तो संश्लेषण होता है, विश्लेषण, फिर निदान, फिर फलानुमान, फिर परामर्श प्रार्थी और अनुवर्तन। फिर निर्देशन एवं परामर्श की प्रविधियाँ। निर्देशन एवं परामर्श, यहाँ केवल परामर्श की बात नहीं हो, परामर्श तो 3 हमने देख लिए। निर्देशन एवं परामर्श की प्रविधियाँ, एक होता है व्यक्तिगत अध्ययन विधि, संचित अभिलेख, साक्षात्कार विधि और निर्धारण मापनी। तो चारों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यक्तिगत अध्ययन में क्या होता है, जो व्यक्तिगत रूप से हो, है ना, मतलब खास व्यक्ति से संबंधित हो। संचित अभिलेख क्या होता है, आपको हमने बता चुके हैं हम पहले भी, कि जो बालक होते हैं, है ना, उनका जो लेखा जोखा विद्यालय में प्रवेश करके जो है पूरा वो सब ना, वो पूरा अभिलेख रखा जाता है, वो चीज़ होता है। साक्षात्कार आपको पता है। निर्धारण मापनी। नेक्स्ट है 44 निर्देशन के विषय क्षेत्र क्या हैं। निर्देशन के विषय क्षेत्र व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक, ये हैं निर्देशन के विषय क्षेत्र। ये चारों आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। व्यक्तिगत निर्देशन, सामाजिक, व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन। तो शैक्षिक और व्यावसायिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्कूलों में निर्देशन। पुस्तक है, ये पुस्तक है बाकर मेहंदी की। नेक्स्ट है भारत में निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय किसे जाता है। तो सोहन लाल और सैयदेन को जाता है इसका श्रेय। नेक्स्ट है अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना 1960 में हुई थी। फिर है 48 व्यावसायिक निर्देशन का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था, 1908 में। गतिशीलता किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है गतिशीलता, ठीक है, डायनामिक जिसे बोलते हैं। इंग्लिश वर्जन भी पूछा जा सकता है इसका। 50 नंबर क्वेश्चन है मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए या मंद बुद्धि वालों के लिए कौन सा परामर्श सर्वोत्तम है। तो जो मंद बुद्धि के बालक, ये उसकी विशेषता है निर्देशीय परामर्श की, ठीक है। तो ये निर्देशीय परामर्श में जो परामर्शदाता होता है वही मुख्य भूमिका अपनी निभाता है और वो परामर्शग्राही को निर्देश देता है। फिर व्यक्तिगत अध्ययन विधि कहाँ प्रयुक्त की जाती है। तो चिकित्सा विज्ञान में और व्यवहार के क्रमबद्ध वर्णन में भी व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर संचित अभिलेख पत्र में किसी ज्ञान के बारे में लंबी अवधि में एकत्रित की गई सूचना है। तो ये किसका कथन है, मूरे थॉमस का कथन है। संचित अभिलेख आमने सामने बैठकर कुछ प्रश्न पूछना क्या है, साक्षात्कार प्रविधि है। नेक्स्ट है साक्षात्कार की विधियाँ, एक शोध साक्षात्कार, एक संरचित साक्षात्कार और एक निदानात्मक साक्षात्कार होता है। बच्चों के विभिन्न पक्षों की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है या कराती है। संपूर्ण जानकारी क्या प्रदान कराती है, व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि जो है उसकी संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। नेक्स्ट है 56
छात्र के संबंध में जानकारी रखने के लिए महत्व रखता है। तो छात्र के संबंध में जो संचित अभिलेख पत्र होता है, विद्यालय में जब बालक प्रवेश करता है तो उसके उस समय से और उस समय तक जब तक वो विद्यालय छोड़ता नहीं है ना, तो तब तक उसने क्या एक्टिविटीज़ की, क्या चीज़ें नहीं की, क्या अच्छा किया, क्या उसकी मतलब अपने जो कार्य हैं है ना स्कूल के प्रति क्या किए, हर चीज़ उसका लेखा जोखा होता है। जिसे ही कहते हैं संचित अभिलेख पत्र। तो संचित अभिलेख पत्र की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। इसमें वैधता मतलब सही चीज़ें नोट करनी चाहिए शिक्षक को या अध्यापक को, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता होनी चाहिए, निश्चित स्थान होना चाहिए, तथ्यों की सरलता, सरल तरीके से उसका वर्णन करना चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, सफलता तथा असफलता का मूल्यांकन कि बालक वो कब सफल हुआ, कब असफल हुआ, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन, ये सब चीज़ें होती हैं संचित अभिलेख की विशेषताओं में। नेक्स्ट है 58। यहाँ से राइटिंग थोड़ा सा कम सही है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा। साक्षात्कार दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप है अथवा मौखिक प्रत्युत्तर मानते हैं। कौन? हेडर और लिंडमैन। नेक्स्ट 59। निर्देशन सेवा में भाग लेने वाले कर्मचारी। तो निर्देशन सेवा में भाग लेने वाले कर्मचारी के कार्य, ठीक है, तो देखिए जो कर्मचारी होते हैं निर्देशन सेवा में भाग लेते हैं, एक विशेष कर्मचारी होते हैं, दो भागों में इनको बांट सकते हैं, और एक सामान्य कर्मचारी। तो ध्यान से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। निर्देशन सेवा में भाग लेते हैं ये जो विशेष कर्मचारी प्रशिक्षित होते हैं और सामान्य कर्मचारी अप्रशिक्षित। प्रशिक्षित का मतलब ये नहीं शिक्षा प्राप्त करना, प्रशिक्षित मतलब किसी खास कोर्स को जो है, जैसे बीएड है, ये एक प्रशिक्षण है, ठीक है, हम लोग क्या हैं, प्रशिक्षित हैं। तो आप लोग बीएड कंप्लीट कर रहे हैं मतलब आप प्रशिक्षित हैं, किसके लिए? बीएड हो चुका है। तो आप किस में आएंगे? विशेष कर्मचारी, जो कौन होता है? प्रधानाचार्य, अध्यापक, करियर मास्टर, परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक, तकनीकी सहायक, शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, ये सब क्या हैं? विशेष कर्मचारी। और सामान्य में कौन आते हैं? इसमें ऑप्शन में कई तरीके से घुमा के पूछे जा सकते हैं कि कौन विशेष कर्मचारी विशेषज्ञ कर्मचारी नहीं है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए अप्रशिक्षित कौन है? अभिभावक, माता पिता, वार्डन, पुस्तकालय का अध्यक्ष, ये सब अप्रशिक्षित हैं। अप्रशिक्षित मतलब इनको कोई खास रूप का कोई कोर्स नहीं कराया जाता है वो चीज़। और यहाँ पर देखिए हमने एक वर्ड लिखा था, इनके कार्य। इस क्षेत्र में जैसे जितने भी विशेषज्ञ कर्मचारी, प्रधानाचार्य, यहीं से आपका काफ़ी सिलेबस वाइड होता जाता है आगे की ओर, और कई सारे चैप्टर इसके अंदर से बने हुए हैं। तो यहीं पे इनको समझ लीजिए प्रधानाचार्य के क्या कार्य होते हैं। तो फिलहाल पिछले पेपर में भी हमने आपको बताया था, उनके कार्य दिए थे प्रधानाचार्य के, है ना। तो क्या होता है, कॉमन सेंस में खुद आप समझ सकते हैं, क्योंकि विद्यालय से संबंधित चीज़ें कई चीज़ें आप जानते भी होंगे कि क्या क्या होते हैं प्रधानाचार्य के कार्य। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो बालक का एडमिशन होता है ना, तो उसका टेस्ट लेना, ये सब चीज़ें निर्धारण कौन करता है? प्रधानाचार्य। और शिक्षकों का मतलब उसका क्या कार्य शिक्षकों को देना है, क्या नहीं, विद्यालय की व्यवस्था, ये सब चीज़ लगभग कौन करता है? प्रधानाचार्य। तो यहाँ पर एक माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अध्यापक के क्या कार्य हैं, करियर मास्टर के क्या हैं, परामर्शदाता के तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, मनोवैज्ञानिक के क्या कार्य हैं, तकनीकी सहायक के क्या कार्य हैं। अब यहाँ तकनीकी सहायक देखिए, तकनीकी वर्ड आ गया है, तो समझिए यहाँ पर भी आईसीटी से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। और कंप्यूटर से संबंधित कुछ चीज़ों के फुल फॉर्म बन सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर बन सकते हैं, सतर्क रहिएगा। शारीरिक शिक्षक, और एक चीज़ हमने बताया था कि आपके फर्स्ट पेपर को छोड़ के जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें सारे पेपर में, है ना, जैसे कि सेकंड पेपर में भी आपने देखा, थर्ड पेपर के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको थर्ड और जो सेकंड पेपर हो चुका है, दोनों की चीज़ें कुछ इसमें आपको इंक्लूड करी जाएंगी, 100% करी जाएंगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ, ये सब के कार्य आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है सामान्य कर्मचारी, हम बात कर ही चुके हैं। फिर 61 है निर्देशन भूमिकाएं। तो प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका है और निर्देशन में अध्यापक की क्या भूमिका है। तो कई सारी भूमिका हैं, इसको हेडिंग वाइज आप पढ़ लीजिएगा, हेडिंग वाइज दिया होगा उसमें,
अध्यापक की क्या भूमिका है निर्देशन में, है ना। बालक के सर्वांगीण विकास, बालक के व्यक्तित्व की जानकारी, ये सब चीज़ें उनके विकास से संबंधित हैं निर्देशन। व्यवसाय को चुनने में, है ना। तो फिर है नेक्स्ट, निर्देशन का मुख्य ध्येय क्या है। तो बालक का सर्वांगीण विकास होता है निर्देशन का मुख्य ध्येय। अब यहाँ पर नेक्स्ट आया है विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालक सबसे पहले वर्ड आया तो जान लीजिए। विशिष्ट बालक से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, और इसका कंसेप्ट क्लियर हो अगर, तो इससे क्वेश्चन कठिन नहीं बनेंगे, आपको बहुत ईजी लगेंगे। तो विशिष्ट बालक, चलिए धीरे धीरे समझते चलेंगे। पहली बात तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार जो होते हैं विशिष्ट बालक पहचाने जाते हैं, ठीक। तो पहले एक परिभाषा यहाँ पर देखें, पढ़ेंगे, फिर उसकी विशेषताएं आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी। विशिष्ट बालक वे हैं जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों से पृथक होते हैं। J.T. हंट का ये कथन है। तो क्या है विशिष्ट बालक? शारीरिक रूप से भिन्न है, समाज में विशेषताओं से सामान्य बालकों से पृथक हैं। शारीरिक रूप से पृथक मतलब कौन हुए? जैसे कोई बालक दिव्यांग है ना, कोई का जैसे पोलियोग्रस्त बालक होते हैं, मतलब इन सब चीज़ों, शारीरिक चीज़ों से आप समझ रहे होंगे। या वो श्रवण शक्ति नहीं होगी, उसमें कम होगी, या दृश्य शक्ति कम होगी, देखने की क्षमता कम होगी। तो ये सब शारीरिक चीज़ें होती हैं, और जिनमें ये सब कमियां होती हैं वो आते हैं विशिष्ट बालक में। संवेगात्मक और सामाजिक विशेषताओं से में भी, तो कुछ सामाजिक विशेषताएं हैं, है ना, उनमें भी वो भिन्न होते हैं। और सामान्य बालकों से हटके बात हो रही है। अब यहाँ ये मत समझिएगा कि केवल दिव्यांग और सामाजिक रूप से पिछड़े बालक, ऐसा नहीं है। दिव्यांग तो है ही इसमें, प्लस जो बच्चे प्रतिभाशाली, मतलब सामान्य से ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं, मतलब उनका IQ काफ़ी ज़्यादा होता है, वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो सामान्य से अलग बालक कोई भी हो वो विशिष्ट बालक कहलाएंगे। तो फिर देखिए निर्देशन विशिष्ट बालकों का कैसा होना चाहिए। विशिष्ट बालकों का निर्देशन से संबंधित आपका टॉपिक है। स्वक्षमताओं से उनको परिचित कराना होता है, निर्देशन इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उनकी भाई व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हर बच्चे की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, है ना। तो उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग उनको परिचित कराना कि क्या आपके अंदर क्षमता है, क्या आप कर सकते हैं, तो उसका निर्देशन किया जाता है। समस्याओं का निदान करना, उचित मार्गदर्शन देना होता है निर्देशन। आपसी सहयोग हेतु निर्देशन, सर्वांगीण विकास हेतु भी निर्देशन। नेक्स्ट है प्रधानाचार्य अपना उत्तरदायित्व किसको सौंप सकता है? तो परामर्शदाता को अपना उत्तरदायित्व सौंप सकता है प्रधानाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में छात्रों के साथ सर्वाधिक संपर्क, विद्यालय में छात्रों के साथ सर्वाधिक कौन संपर्क में रहता है? वो अध्यापक रहता है, ठीक है। निर्देशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी कौन निभाता है? अध्यापक ही निभाता है। फिर सामान्य तथा औसत से परे भिन्न और पृथक बालक कहलाते हैं कौन? विशिष्ट बालक। जो सामान्य और एवरेज बालक से अलग हों, भिन्न हों, पृथक हों, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हों, चाहे मंद बुद्धि के बालक हों, चाहे शारीरिक रूप से दिव्यांग अक्षम बालक हों, है ना, ये सब होते हैं विशिष्ट बालक। फिर वह बालक पिछड़ा बालक है जिसकी निष्पत्ति लब्धि 85 से कम है। बुद्धि लब्धि वर्ड आपने सुना होगा, आगे चैप्टर है भी, इसको हम पढ़ लेंगे बहुत ही अच्छे से, और वहाँ से क्वेश्चन भी बनने के चांसेस हैं। फिलहाल ये परिभाषा है किसकी है? सिरिल बर्ट की, इम्पॉर्टेंट है। संपूर्ण विद्यालय का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? प्रधानाचार्य के पास। परामर्शदाता की योग्यताएं आपको पता होनी चाहिए। जो परामर्श देता है उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहले तो हम पूछ जा सकते हैं कितने भागों में उनकी योग्यताओं को बांटा जा सकता है, तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। उसकी व्यक्तिगत योग्यताएं क्या हैं? व्यक्तिगत रूप से उसकी क्या योग्यताएं हैं ना, वो आपको पता होनी चाहिए। अनुभव क्या क्या, कितना उसको अनुभव है, और प्रशिक्षण की योग्यताएं, कितना उसने प्रशिक्षण लिया परामर्श देने के लिए, परामर्शदाता बनने के लिए। व्यक्तिगत में क्या होगा कि उसकी क्षमता क्या है, स्फूर्ति होनी चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ, मतलब ये कॉमन सी चीज़ें सब होती हैं जो व्यक्तिगत योग्यताएं होती हैं, है ना। बालकों में रुचि होनी चाहिए उसकी, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इनको एक बार पढ़ेंगे समझ में इजीली आ जाएगा, और इसके अंदर से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। निर्देशन के सिद्धांत पुस्तक है जॉन्स की है। फिर व्यावसायिक परामर्शदाता
प्रार्थियों के लिए उपयुक्त परीक्षणों का चुनाव करता है। ये किसकी परिभाषा है? शॉर्टले व्यावसायिक परामर्शदाता की है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर हमने कथन लिख दिया है बस। समायोजन की प्रक्रिया क्या है? यह एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन कर अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। नेक्स्ट है, गूंगे, बहरे और दृष्टिहीन के लिए गूंगे, बहरे और दृष्टिहीन के लिए विद्यालय होने चाहिए। कैसे विद्यालय होने चाहिए? विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालय मतलब यहाँ पर जो थोड़ा अक्षम होते हैं बालक, ठीक है, यहाँ पर पूरी तरीके से गूंगे हैं, जो बहरे हैं, जो दृष्टिहीन, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो उनके लिए विशिष्ट विद्यालयों का होना ज़रूरी होता है। और ये जो थोड़े बहुत अक्षम होते हैं, थोड़ी दृष्टि कमज़ोर होती है या थोड़ा कम बोल लेते हैं, वो सामान्य विद्यालय में ही जाएंगे, क्योंकि वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, समस्यात्मक बालक को अन्य नाम से जाना जाता है। तो जो समस्यात्मक बालक क्या होते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। जो चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक और कुछ प्रतिभाशाली बालक भी समस्यात्मक होते हैं। क्यों होते हैं? बताया था हमने, क्योंकि उनको उनके लेवल का वर्क नहीं मिल पाता, तो जल्दी वर्क करके बैठ जाते हैं। एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं ना, फिर वो समस्या का कारण बनने लगते हैं, तो वो भी होते हैं समस्यात्मक बालक। इन्हें कुसमायोजित बालक कहा जाता है, क्योंकि ये अपने वातावरण से समायोजन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, समूह निर्देशन किसी भी समूह का वह उद्यम है जिसमें व्यक्ति को समूह में अपनी समस्या का समाधान सुझाया जाता है और समायोजन का प्रयास किया जाता है। यह कथन किसका है? ए जॉन्स का कथन है। निर्देशन सेवाओं के रूप। तो निर्देशन की जो सेवाएं होती हैं, इसका एक केंद्रीय रूप होता है, एक विकेंद्री और एक मिश्रित रूप होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 79, नियोजन के प्रकार। तो नियोजन के प्रकार शैक्षिक नियोजन, कृत्य नियोजन है। फिर 80 नंबर बुद्धि से संबंधित है। अमूर्त, अब यहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं। एक क्वेश्चन तो 100% परिभाषाओं में से आना है, 4-5 परिभाषाओं में से, ठीक है। अमूर्त चिंतन की योग्यता, यहाँ पर देखिए हमने सारी परिभाषाएं नहीं लिखी हैं, लगभग अगर 7-8 परिभाषा थी तो उसमें हमने 4-5 लिखी हैं। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। किसने कहा है? टर्मन ने कहा है। और इस टॉपिक से आपके 100% 4 से 5 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है, टर्मन ने कहा है। और बुद्धि पहचानने तथा समझने की शक्ति है, ठीक है। यहाँ पर कहीं कहीं सुनने में लिखा होगा, ठीक है। सुनने की शक्ति है, समझने की शक्ति है। फ्रांसिस गाल्टन की है, ठीक है। इनका पूरा नाम है फ्रांसिस गाल्टन, और इन्होंने ही सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग भी किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया? तो फ्रांसिस गाल्टन करेक्ट विकल्प बनेगा। अवधान की शक्ति ही बुद्धि है। अवधान मतलब ध्यान देने की शक्ति ही बुद्धि है, स्काउट की परिभाषा है। नई परिस्थितियों में समायोजन ही की योग्यता ही बुद्धि है, तो ये किसकी है? स्टर्न की है। नेक्स्ट है 84, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के, अब देखिए बुद्धि के प्रकार से क्वेश्चन एक बनेगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। तो सामान्यतः अगर पूछे बुद्धि कितने प्रकार की होती हैं, किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम न दिया जाए तो भी आप 3 ही आंसर टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी हैं? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? चिंतन से संबंधित होती है, जो हमारी चीज़ें सामने नहीं होती, हमारे सामने चीज़ें जब नहीं होती है ना, तो उसमें जो है अमूर्त बुद्धि। जैसे कवि है, उसके अंदर क्या होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। चीज़ें सामने ना होने पर भी वो अपने चिंतन शक्ति से चीज़ों को काल्पनिक रूप दे देता है ना। मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि यंत्रों से संबंधित होती है, और सामाजिक बुद्धि होती है। नेक्स्ट है बुद्धि की विशेषताएं। बहुत सारी हैं, फिलहाल हमने 3 मुख्य लिखी हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। बुद्धि की विशेषताएं, सीखने की शक्ति है बुद्धि की विशेषता। वंशानुक्रम का अधिक प्रभाव होता है वातावरण की अपेक्षा। आपसे पूछे कि बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम, वातावरण या दोनों, तो अगर ऐसे ऑप्शन बनते हैं कि दोनों,
तो आप दोनों टिक करेंगे, ठीक है। और लेकिन ज़्यादातर प्रभाव किसका पड़ता है, वंशानुक्रम का ही पड़ता है बुद्धि पर। समस्याओं को सुलझाने की शक्ति होती है बुद्धि की विशेषता। जैसे परिभाषाओं में आपने पढ़ा ना, बुद्धि क्या, समझने की शक्ति है, पहचानने की शक्ति है, तो ये सब उसकी विशेषताओं में आ जाएंगी। पहचानना, समझना, समस्या को हल करना, ये सब बुद्धि की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट 86, बुद्धि का एकल कारक। अब देखिए यहाँ पर से एकल, द्विकारक, त्रिकारक, बहुकारक, ये सब याद कर लीजिएगा। एकल कारक का सिद्धांत बिने ने दिया और बाद में इन्हीं के सपोर्ट में टर्मन और स्टर्न भी आए, ये बाद में, ठीक है। तो इनमें से कोई नाम भी दिया जा सकता है, तो तीनों में से करेक्ट माना जाएगा, जो भी करेक्ट है। सभी देता है तो सभी बनेंगे करेक्ट। दो ऑप्शन भी मिल सकते हैं तो दोनों करेक्ट बनेंगे। तीन आपको याद रखना है। बिने ने स्टार्ट किया और बाद में टर्मन और स्टर्न जुड़े। एक कारक सिद्धांत, मतलब इन्होंने कहा बुद्धि एक कारक ही होता है। द्विकारक का सिद्धांत बाद में किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। और देखिए यहाँ पर द्विकारक और त्रिकारक दोनों संबंधित हैं स्पीयरमैन से। पहले इन्होंने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिया, सामान्य और विशिष्ट, लेकिन बाद में तीसरा इन्होंने ही जोड़ा अपने सिद्धांत में। फिर है बहुकारक का सिद्धांत। देखिए ये कई नामों से जाना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा, बहुकारक का सिद्धांत। इसमें जो है थॉर्नडाइक ने दिया है इसको, पहली बात तो इसके अन्य नाम याद रखिएगा। बहुकारक का सिद्धांत, बहुखंड का, अब यहाँ बहुत ध्यान से समझिए, बहुबुद्धि यहाँ कोई नहीं आया है, वो दूसरा होता है बहुबुद्धि का सिद्धांत। यहाँ बहुकारक है, बहुखंड है, बहुतत्व है, बालुका सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, ये सब इसके अलग अलग नाम है। तो कोई भी नाम पूछा जा सकता है या इसके नामों से ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो किससे है, थॉर्नडाइक से संबंधित है। तीन भाग होते हैं इसमें, ठीक है। इन्होंने तीन बुद्धि बताई थी ना, वो चीज़ अलग है। फिलहाल यहाँ पर बहुकारक है। बहुकारक मतलब बुद्धि जो होते कई कारकों से मिलकर बनती है, बहुत खंडों से, इसके अनुसार बहुत खंड से मिलकर, इसके अनुसार बहुत तत्वों से मिलकर, मतलब अर्थ एक ही निकल रहा है सबका। बालुका सिद्धांत, बालुका आपने देखा होगा है ना, रेगिस्तान में बनती है ऐसे ही एक टीले से टाइप में, बालू बालू और हवा चलती है ऐसे ऐसे ना, तो टीला टाइप में बन जाता है। मतलब ये कई बालू का ढेर लग जाता है, तो वही ये चीज़ है बालू का सिद्धांत। परमाणु आप जानते होंगे, परमाणु ऐसे होता है, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे बीज टाइप में ऐसे ऐसे उसमें होते हैं, तो वो परमाणु सिद्धांत है। तो कई चीज़ों से मिलकर बनी है बुद्धि, कहने का तात्पर्य ये है इस क्वेश्चन का। फिर है समूह कारक सिद्धांत, थर्स्टन और कैली ने दिया है। फिर है बहुबुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर, ये भी दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुबुद्धि का सिद्धांत, 9 प्रकार की बुद्धियों की बात की है इन्होंने। और आप एक कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा अगर इसका अलग से आपको नोट्स चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास लिखा हुआ रखा है। बुद्धि, व्यक्तित्व है ना, इंटरेस्ट, रुचि जो है, अभिरुचि, इन सब के लिए, मतलब जो आपकी लास्ट यूनिट है इस पेपर की, उसकी जो है रिटन जो हैंड नोट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बता दें, मैं टेलीग्राम पर उसे डाल दूंगा, आप उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर त्रिविमीय या त्रिआयामी बुद्धि गिलफोर्ड ने दी है। बुद्धि के तरल एवं ठोस का सिद्धांत किसने दिया है, आरबी कैटल ने दिया है। बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण करने का श्रेय बिने को जाता है 1905 में। फिर नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने 1879 में करी थी। और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, यहाँ पर बुद्धि परीक्षण की बात करें तो एक व्यक्तिगत होता है, एक सामूहिक, नाम से पता चल रहा है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में व्यक्ति वाइज होता है, सामूहिक में समूह में होता है ना। शाब्दिक अशाब्दिक, मतलब इसमें पढ़े लिखे लोगों का शाब्दिक होता है और अनपढ़ लोगों का अशाब्दिक होता है, ठीक है। आपने बुक्स में देखा होगा, छोटे बच्चों की बुक्स में कभी कभी क्या होता है, एक पजल टाइप में ऐसे ऐसे बनी होती हैं, है ना, ऐसे बॉक्स बना होता है, उसमें कई सारी ऐसे ऐसे रास्ते बने होते हैं ना, इधर जाने के, यहाँ कुत्ता खड़ा है उसे यहाँ पर लास्ट में भेजना है, ऐसे ऐसे कई सारी रास्ते, मतलब यहाँ पर तरीके बने होते हैं। तो ये क्या है, एक मतलब अशाब्दिक बुद्धि का परीक्षण होता है। समझ लीजिए कि इस कुत्ते को यहाँ पर बिल्ली के पास भेजना है, ठीक है, तो कोई रास्ता आपको चुनना है। भाई ये कौन सा, अनपढ़ व्यक्ति भी तो कर लेगा ना ये सब चीज़ें, तो वही होता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण।
फिर 1912 में स्टर्न ने मानसिक लब्धि या बुद्धि लब्धि जिसे कहते हैं इस शब्द का प्रयोग किया। किसने? स्टर्न ने। सबसे पहले बिने ने इसका मतलब वो किया था टेस्ट। 1905 में स्टर्न ने इसका मानसिक बुद्धि लब्धि का सूत्र भी दिया, IQ=MA/CA। ये है क्या? ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, क्योंकि जो आपका टॉपिक है ना बुद्धि परीक्षण, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बनेगा। तो इसके देखिए पहले स्टर्न ने ये सूत्र दिया, याद रखिएगा, स्टर्न ने ये सूत्र दिया था। अब ये MA/CA है क्या? देखिए IQ मतलब मानसिक लब्धि, मतलब इंटेलिजेंस क्वोशेंट, और MA मतलब मेंटल एज, और CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक, मेंटल एज मतलब मानसिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज मतलब वास्तविक आयु, जो बालक की उम्र है वो, मानसिक आयु मतलब जो माइंड की उम्र होती है। तो यहाँ पर ये सूत्र होता है। फिलहाल इम्पॉर्टेंट ये वाला ज़्यादा रहेगा। टर्मन ने जो बाद में इसके संशोधन किया और इसमें क्या किया, 100 से गुणा किया था। IQ=MA/CA × 100। तो इस पर चलिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, अगर आ जाता है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन इस पर बन सकता है मैथमेटिकल टाइप में। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा फोटो सही नहीं आया है। बालक की मानसिक आयु 13 वर्ष है तथा शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। तो मानसिक आयु और शारीरिक आयु दी होगी, आपको बुद्धि लब्धि निकालनी होगी। या एक क्वेश्चन अगर हाई लेवल का बनाते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल, जिन पे मैथ की पकड़ अच्छी है तो वो कर लेंगे। हो सकता है बुद्धि लब्धि दे दी जाए, मानसिक आयु दे दी जाए क्वेश्चन में, और आपको फाइंड करने के लिए है क्रोनोलॉजिकल एज। तो क्या करेंगे? फिलहाल वो बात का मैटर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ लीजिए। मानसिक आयु 13 है, मेंटल एज, तो मेंटल एज की जगह आपको 13 रख देना है फॉर्मूले में। क्रोनोलॉजिकल मतलब शारीरिक आयु या वास्तविक आयु कह सकते हैं, 10 हम नीचे रखेंगे। गुणे में क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। अब 10 से 100 को काटेंगे, 10 आएगा, तो 13 × 10 130 बुद्धि लब्धि आ गई, है ना। तो और 130 बुद्धि लब्धि वाले बालक क्या कहलाते हैं? प्रखर बुद्धि के कहलाते हैं, सुपीरियर, है ना, कहलाते हैं। तो बुद्धि लब्धि का ये सूत्र है, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण के प्रयोग क्यों होता है? बुद्धि परीक्षण का प्रयोग, भाई इसके कई प्रयोग हैं, मतलब कई चीज़ों की वजह से बुद्धि परीक्षण किया जाता है। जो बच्चे ज़्यादा योग्य होते हैं उनका पता लगाने में, या जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनका पता लगाने में। पाठ्यक्रम, अब उससे क्या होगा, पाठ्यक्रम निर्धारण में भी सहायता मिलती है, और व्यक्तिक विभिन्नता को अध्ययन भी मिलता है इसमें। मतलब कौन सा बालक तीव्र बुद्धि का है, कौन सा मंद बुद्धि का है, कौन सा सुपीरियर है ना, कौन सा जड़ बुद्धि है। तो इन सब चीज़ों का पता लगाने, और भी बहुत सारी चीज़ें, इनको आप एक बार पढ़ेंगे। फिर अभियोग्यता अभिरुचि परीक्षण। तो फिलहाल अभियोग्यता अभिरुचि परीक्षण, और एक आपका रुचि भी है। ठीक, तो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट तो पता ही होगा, कहेंगे मेरा इंटरेस्ट ये काम करने में है, क्रिकेट खेलने में है ना, या मैथ पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट है। तो ऐसे से इंटरेस्ट वो अलग है, इंटरेस्ट अलग है, और ये अभिरुचि अलग है। रुचि अभिरुचि से अलग होती है। अभिरुचि क्या है भाई? मान लीजिए जो काम आप करने लगे अपने व्यवसाय के रूप में, भाई आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट अलग हुआ, लेकिन आपने एक प्रशिक्षण लिया और उसको करना शुरू कर दिया अपने व्यवसाय के रूप में, सीधे शब्दों में कहें तो वो एक अभिरुचि हो गई आपकी। ठीक है, क्योंकि आप उसको अपने व्यवसाय के रूप में ले रहे हैं, तो वो आपकी होगी अभिरुचि या अभियोग्यता। तो यहाँ पर बालकों के दृष्टिकोण से देखें तो अभियोग्यता के क्या लाभ हैं, इसका परीक्षण किया जाता है। ठीक, हमने तो अभिरुचि आपको बताया, लेकिन अभियोग्यता और अभिरुचि परीक्षण क्यों जरूरी है, क्या इसके लाभ हैं? भाई बालकों में होता है ना कि इनकी क्या अभिरुचि है, तो उनको उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे भविष्य के निर्धारण में सहायता मिलती है, क्योंकि उसी हिसाब से उनको निर्देशन दिया जाता है। तो भावी सफलता की भविष्यवाणी होती है। कर्मचारियों का चयन भी अभिरुचि का लाभ है, कि जिस कर्मचारी की जिसमें अभिरुचि है वही उसको कार्य दिया जाए। व्यवसाय के चुनाव में भी, और विशिष्ट क्षमताओं का ज्ञान, पाठ्यक्रम की योजना बनाने में, ये सब अभिरुचि के परीक्षण के लाभ होते हैं। रुचि सफलता की मध्य सूचक है, स्ट्रेंग का कथन है। फिर है, देखिए यहाँ पर थोड़े 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए हमने। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का गुण है।
व्यक्तित्व क्या है? किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का गुण, वो ये वुडवर्थ ने कहा है। फिलहाल कुछ टॉपिक से क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं, वो जनरली आपके जैसे प्रिंसिपल वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, वरना क्वेश्चन तो और बन सकते थे। फिलहाल वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इतने क्वेश्चन हमने रखे हैं। हाँ, देख लेंगे और कितने हैं। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों या विशेषताओं का योग है। तो यह किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा कि व्यक्तित्व जो है जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों या विशेषताओं का योग है। फिर है कार्ल युंग। युंग के अनुसार व्यक्तित्व के 2 प्रकार हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी। फिर शरीर रचना के आधार पर, इम्पॉर्टेंट है, शरीर रचना के आधार पर अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो क्रैस्मर ने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, ठीक है, और इनके नाम आपको नोट्स में मिल जाएंगे, जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। शरीर रचना के आधार पर क्रैस्मर ने 4 प्रकार बताए हैं, ठीक है। और सेल्डन ने, अगर देखिए यहाँ पर इन दोनों शरीर रचना से संबंधित हैं, क्योंकि व्यक्तित्व में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है शरीर रचना के आधार पर जो है क्रैस्मर और सेल्डन, ठीक है, क्रैस्मर और सेल्डन ने जो है अपना अलग अलग बताया कि ये कितने प्रकार के हैं। शरीर रचना के दृष्टिकोण से अगर पूछा जाए कि किसने जो है व्यक्तित्व शरीर रचना के दृष्टिकोण से बताए हैं व्यक्तित्व के प्रकार, तो क्रैस्मर और सेल्डन। क्रैस्मर ने 4, सेल्डन ने 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? लंबाकृतिक, आयताकृतिक, गोलाकृतिक। ये सेम लगभग ऐसे ही है, ठीक है, स्थूल का है ना, ऐसे नाम थोड़ा सा चेंज है, वो आपको नाम मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन थे। और वीडियो कैसा लगा हो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और लाइक कर दें अगर पसंद आया है, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और क्वेश्चन देखिए, जहाँ पर जो हमने लिए हैं अपने अकॉर्डिंग अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, है ना, टॉप क्वेश्चन लिए हैं, और कुछ जनरली क्वेश्चन होते हैं जो हमने एक्सप्लेन किया तो उसके बेस पे उसमें समाहित हो जाते हैं ना, तो ये चीज़ होता है पढ़ने का तरीका। और एक्सप्लेनेशन मतलब डिस्क्रिप्टिव आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन देखिए ये होता है पेपर में 100 नंबर का है अगर आपका, तो उसमें 25 क्वेश्चन ईजी आएंगे, 25 क्वेश्चन बहुत टफ आएंगे, और 50 क्वेश्चन आपके मतलब मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो इसी बेस पे आपको अपनी तैयारी करनी है, और 75 क्वेश्चन ही करने होते हैं जैसा आपको पता है। फिलहाल चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में हम। धन्यवाद।